वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हमने जो है पिछली क्लास में देखा था कि कैसे हमने अपने बेसिक एडिट को कुछ एडवांस एडिट में कन्वर्ट किया था। इसके अलावा हम बहुत कुछ और वीडियो के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट को हम ऐड करेंगे जब हम आफ्टर इफेक्ट का यूज करेंगे, जब हम फोटोशॉप को यूटिलाइज करेंगे, जब हम टेक्स्ट के बारे में समझ लेंगे, कलर के बारे में भी जानेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी। बट राइट नाउ देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसका पहले हमें पता होना जरूरी है। सो किसी क्या कल की क्लास से रिलेटेड कोई भी सवाल, अगर किसी ने प्रीव्यू किया है क्लास को और उसकी कोई क्वेरी बची है तो वो पूछ सकता है। सर मैं पूछना चाहता जी जी सुनीत पूछिए। सर एक सर थोड़ा सा मेरे को जो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा समझने में हाँ सर कि हाँ आपने सर क्लास में बताया था वीडियो में मतलब कि राइट जा रहा है, फिर वो अप अप जा रहा है, फिर वो डाउन जा रहा है, हाँ। वो राइट जा रहा है। तो सर जैसे आपने बताया कि मतलब कि कोई पहाड़ों में भी चलता है, वो सर थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को सिर्फ पैटर्न। राइट। चलिए उसको दोबारा से समझते हैं, फुटेज के थ्रू समझते हैं उसको। इसी बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम एडिट करते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चीज को और समझाने के लिए। बट अभी क्या है, हम सिर्फ जो है कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो क्लास नंबर नाइन्थ पढ़ी थी वो हमने कैमरा मूवमेंट्स को लेके पढ़ी थी। ठीक है, और मैंने बोला था कि जितना बेटर आप स्टिच करोगे कैमरास को, वो आपके एडिट के फ्लो को सेकंड लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है, एक स्टैटिक शॉट, जैसे ये एक शॉट है, इसके बाद सेम स्टैटिक शॉट जिसमें कैमरा कुछ भी मूव ना कर रहा हो, मैं एनोटेशंस का यूज कर लेता हूँ। एक स्टैटिक शॉट है आपके सामने, और उसके बाद फिर दोबारा से एक स्टैटिक शॉट है जिसमें कोई कैमरा का मूवमेंट नहीं है, कैमरा स्टैटिक है। ठीक है, तो ऑडियंस जो है थोड़े देर के बाद बोर फील करने लगेगी आपके एडिट के अंदर। ठीक है, ऐसा हम तब करते हैं जब हमारी टारगेट ऑडियंस बहुत स्लो ग्रैबिंग पावर रखती हो। जैसे हम रूरल फिल्म्स की बात करें, गांव में जो चलती हैं, या कुछ ऐसी एडवर्टाइजिंग जो गवर्नमेंट उनके लिए बनाती है, वो बहुत स्टैटिक होती हैं। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे इसमें ये कमी है, इसमें इसमें ये पेस नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको रीड करने के लिए उतना टाइम, हमारा उतना माइंड डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर माइंड डेवलप नहीं हुआ है तो हमें उस पेस को जनरेट भी नहीं करना है। तो अगर आपने जिस तरीके से हमने अभी एडिट किया, अगर ऐसा वीडियो मैं उन टारगेट ऑडियंस के लिए बनाऊं तो मेरा वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे इस तरीके का शॉर्ट्स बनाना होगा, स्टैटिक टू स्टैटिक टू स्टैटिक। आप कई फिल्म्स देखेंगे जिन फिल्म्स को इवन नेशनल अवार्ड भी मिला है, बहुत स्लो मूवीज होती हैं, बट वो मेन कहाँ काम कर रही होती हैं? वो सिर्फ इमोशंस और शॉर्ट स्टोरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो डायनामिक्स उतने ज्यादा पे काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि रिदम बहुत स्लो रखना है, ऑडियंस को उसके अंदर स्टोरी में इन्वॉल्व रखना है, ना कि शॉर्ट्स के डायनामिक्स में, कैमरा के मूवमेंट, कैमरा के फ्लो में उनको आ, मतलब बिठा के नहीं रखना है। क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि हम हमारे ऑडियंस को एज एन व्यूअर, एडवर्टाइजिंग की बात करें, एडवर्टाइजिंग बहुत फास्ट होती है। आधी बार तो इवन अगर मैं भी देखूं किसी एडवर्टाइजिंग को तो वो मुझे पहली बार में समझ नहीं आती, लेकिन एक दो बार देखे, क्योंकि जितना शॉर्ट वीडियो होगा आप उसको मल्टीपल टाइम प्रीव्यू करते हो, जितना लॉन्ग वीडियो होता है उसको आप सिंगल टाइम व्यू करते हो। जब हमारे वीडियोस लॉन्ग होते हैं तो हमें स्लो चलना होता है, जब हमारे वीडियो शॉर्ट होते हैं तो हमें फास्ट चलना होता है। रीजन, क्योंकि अगर हम स्लो चलेंगे, लेट से आपका 30 सेकेंड का वीडियो है और आप उसमें 3 सेकेंड्स का एक शॉट लगाते हो, तो टोटल इसको 30 डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो हमारे पास टोटल 10 शॉट्स आते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ 10 शॉट लगा पाएंगे 30 सेकेंड्स में, तो बहुत स्लो चलेगा हमारा वीडियो। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने 1 2 3 4 5 6 7, और इधर एक ही शॉट है बट कट्स बहुत सारे हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 लगभग हमने पर सेकंड के बेसिस पे 1 सेकंड के बेसिस पे हमने एडिट किया हुआ है। तो जब हमारे वीडियो शॉर्ट होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें फास्ट एडिट करना है ताकि रिदम क्रिएट हो। शॉर्टर वीडियोस पीपल वांट टू सी फास्ट। क्यों वो शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं? क्योंकि क्योंकि उनका माइंड जो है उतनी फास्ट चीजों को ग्रैब कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो स्लो जाएगा। डॉक्यूमेंट्रीज को अगर आप देखें तो बहुत लेंदी होती हैं और शॉर्ट्स भी बहुत लॉन्ग चलते हैं उसमें। रिदम उनका स्लो होता है। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड रिदम। जो हमने अभी एडिट किया दैट इज रिदम। एडिटिंग इज सिंपली प्लेसिंग शॉर्ट्स वन आफ्टर अनदर, बट प्लेसिंग इन अ स्पीड इज कॉल्ड रिदम। मैं एक बार इसको पूरा डिलीट करता हूं। अब बात करते हैं कि आखिर मैंने वो कैमरा मूवमेंट्स की बात क्या करी थी। तो इनको अगर मैं प्ले करूं यहां पर, आप इस कैमरा के मूवमेंट को देखेंगे इस शॉट के अंदर। कैमरा किस तरफ को मूव कर रहा है सुनित? ये राइट को जा रहा है सर। राइट। तो कैमरा जो है हमारा राइट साइड में फ्लो कर रहा है। अब हम अगला शॉट प्ले करके देखते हैं। अभी किधर जा रहा है कैमरा मूवमेंट? सर अप जा रहा है। राइट। अगर हम इन दोनों शॉट्स को एक साथ प्ले करते हैं तो हमारा जो शॉट बनेगा वो राइट मूवमेंट के बाद अप मूवमेंट की तरफ हमारा वीडियो जाएगा। जब हम इन दोनों शॉट्स को प्ले करेंगे एक साथ, मैं रख के दिखाता हूं आपको दोनों को एक साथ। पहले हम इस शॉट को प्लेस करते हैं और फिर हम इस शॉट को प्लेस करते हैं। अभी इन दोनों शॉट्स को एक साथ देखते हैं। आ रही है आपको फील कि आप राइट चल रहे थे और फिर ऊपर जा रहे हो? यस सर। तो ये है फ्लो ऑफ कैमरा, जो मैं ये एरोस की बात कर रहा था। राइट। तो जब भी हम एडिट करते हैं तो ऑडियंस भी हमारे शॉट्स के साथ साथ ट्रेवल कर रही होती है, और जितना जल्दी वो ट्रेवल करेगी उनको फील होगा। आप रोलर कोस्टर में बैठो तो जब वो राइट टर्न लेता है आपको अलग तरीके से वर्ड दिखाई देता है, जब वो लेफ्ट लेता है आपको अलग तरीके से वर्ड दिखाई देता है। तो हमें क्यों मजा आता है उस रोलर कोस्टर के अंदर? क्योंकि वो हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को शो करता है। राइट। तो उसी को दिखाने के लिए हम इन कैमरा मूवमेंट्स का यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं फिर दोबारा से अगर ये शॉट प्लेस कर दूं, अभी आप देखें तो ये फिर राइट जा रहा है। तो अभी मैं इधर से प्ले करूं तो कैमरा इज मूविंग राइट, देन अप, देन राइट। ठीक है। तो यहां स्टैटिक था कैमरा। हम स्टैटिक से अगर ना भी लें तो आपका जो माइंड है वो चीजों को रीड कर रहा है कि चीजें आगे चल रही हैं। सबका मूवमेंट टूवर्ड्स राइट है। दैट मीन्स हमारी स्टोरी जो है वो आगे की तरफ मूव करती जा रही है। हम इसको देखें तो एक सेकेंड, मैं इसको राइट कर देता हूं। तो अभी हमारा स्टोरी यहां से शुरू हुआ, राइट गया, फिर अप गया, फिर राइट गया। तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं? हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं। राइट। और अप की तरफ भी जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो वीडियो है वो कॉन्स्टेंटली हमारे व्यूअर को एंगेज कर रहा है अप साइड की तरफ। सर एक बात पूछनी थी सर, पहला जो सीन है हम्म। इसमें हम कैमरा की मूवमेंट देखेंगे या सर कार जो घूम के जा रही है राइट टू लेफ्ट जा रही है, ऐसा लग रहा है सर। ओके। ये जो फर्स्ट शॉट है हमारा जो एडिट होता है वो कैमरा के मूवमेंट के बेसिस पे होता है एडिट। जो अंदर एनवायरनमेंट है उसमें हो सकता है कि कोई राइट जाए, कोई लेफ्ट जाए, कोई कहीं भी जाए। कार का मूवमेंट, कार इज एन ऑब्जेक्ट। कैमरा जो है वो हमारा व्यूअर का, आप समझिए कि कैमरा हमारा व्यूअर है। आप खुद को अगर एक क्रेन के अंदर रख देंगे और फिर वो क्रेन ऐसे मूव करेगी, तो अभी आप राइट जा रहे हैं या फिर कार लेफ्ट जा रही है? कार ऑब्वियसली लेफ्ट जा रही है, बट आपका मूवमेंट टूवर्ड्स राइट है। ठीक है। तो हम कार के लेफ्ट के बाद कार का राइट भी नहीं शो करेंगे। अभी कार का राइट है। अगर मैं इस शॉट के बाद इस शॉट को भी प्लेस करूं तो एक बार कार लेफ्ट जा रही है और एक बार कार राइट जा रही है। और अभी आप देखो कैमरा, लेकिन कैमरा राइट साइड में ही जा रहा है। मैं एक बार एनोटेशन ऑफ कर देता हूं। ठीक है।
ठीक है, कैमरा इज मूविंग टू द राइट साइड, लेकिन कार पहले लेफ्ट गई, फिर कार राइट गई। तो अभी आपको देखने में लगेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, यस राइट। सर। अगर हम इसे भी रिवर्स कर दें, मैं अगर इसे -100 कर दूं, और अब हम इसको प्लेस करें, तो आपको लगेगा कि सेम साइड ही मूव कर रहे हैं सभी, यस सर। राइट। तो यस, ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, बट ऑब्जेक्ट कब, जब हम मैच कटिंग ट्रांजिशन की बात करेंगे। बट अभी हमने जो क्रिएट किया है वो कैमरा का डायनामिक मूवमेंट्स क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट को भी देखना है। लेट से आपका एक करेक्टर लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं फिर दोबारा से एनोटेशंस यूज करता हूं। आपका एक करेक्टर, वेरी बैड ड्राइंग, कोई हंसेगा नहीं इसके ऊपर, लेफ्ट साइड पे एक करेक्टर है और वो वॉक इन करता है राइट साइड पे। उसका नेक्स्ट शॉट आता है, आप नेक्स्ट क्लिप के ऊपर आए, और अब आपका वो करेक्टर यहां से बाहर चला गया, ठीक है, आउट हो गया स्क्रीन से। ये शॉट आया और उसके बाद यहां से एंटर हुआ, ठीक है। तो एक फ्रेम में वो यहां से राइट ऑफ द स्क्रीन आउट हुआ, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम में वो राइट ऑफ द स्क्रीन एंटर हुआ। तो वो उसका कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मूवमेंट नहीं दिखाएगा। एक्चुअली उसको कहां से एंटर होना चाहिए था, फिर दोबारा से लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन से, ताकि ऐसा बार बार दिखता रहे कि वो आगे बढ़ता जा रहा है, यस सर, वो लगेगा सर वापिस आ रहा है वो सर वापस आ रहा है, करेक्ट। वो ऐसा लगेगा कि अगले शॉट को लगाने पे ऐसा लगेगा कि वो वापस फ्रेम में आ रहा है, वो जो निकल गया था वो आगे आ रहा है। लेकिन अगर आपने फिर उसे लेफ्ट साइड से एंटर दिखाया तो लगेगा कि वो आगे मूव करता जा रहा है। और यही चीज हम कैमरा में भी यूज कर रहे हैं। जब भी हम प्लेस करते हैं तो कैमरा, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कैमरा के शॉट्स को लगाते हुए, कि अगर हमने अप साइड का मूवमेंट लगाया है तो सडनली डाउन साइड का मूवमेंट नहीं लगाना है। अगर हमने राइट साइड का मूवमेंट लगाया है तो नेक्स्ट शॉट हमारा लेफ्ट साइड का मूवमेंट नहीं होगा। अगर हमने ऑर्बिट काउंटर क्लॉकवाइज लगाया है तो हमारा नेक्स्ट शॉट जो है क्लॉकवाइज ऑर्बिट मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि सर्कल मूवमेंट नहीं होगा। तो ये इमीडिएट बेसिस पे हमारा नेक्स्ट मूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद अगर कैमरा इन जा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहिए, या तो लेफ्ट, या तो स्ट्रेट, या तो राइट, या तो स्टॉप। उसके बाद सर। वो वापस आ सकता है। एक बात इसमें कैमरा के हिसाब से देखेंगे या सर ऑब्जेक्ट उसमें जा रहा है वो उसके दोनों हिसाब के हिसाब से देखेंगे, दोनों को ही देखना है। लेट से आपके पास दो तीन शॉट्स हैं अलग अलग, आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट एक ही साइड में मूव कर रहा है। आप देखें, मैं इसको फिर दोबारा से क्लीन करता हूँ। अभी ऑब्जेक्ट जो है इस कार का भी, इस कार में भी लेफ्ट जा रहा है और ये कार भी लेफ्ट जा रही है, ठीक है। लेकिन कैमरा मूवमेंट्स को देखें तो ये जो मूवमेंट है हमारा, ये राइट जा रहा है, और मैं अभी नेक्स्ट पे आता हूं। अब ये लेफ्ट जा रहा है, राइट। यस सर। इस वाले कैमरा मूवमेंट को देखेंगे, मैं तो ये लेफ्ट जा रहा है। तो हमने जब दोनों शॉट्स को एक साथ प्ले किया तो भी हमारा टेक्निकली शॉट गलत हो गया। दो कार की मूवमेंट सही जा रही है, बट हमारे कैमरा की मूवमेंट हमने बिना किसी स्टॉप किए कैमरा को हमने इमीडिएट वापस का एंगल लगा दिया। तो ये शॉट भी, ये कॉम्पोजिशन भी, ये भी टेक्निकली हम रॉन्ग हो गए। ऐसा नहीं करेंगे। इसके बीच में हमें या तो कोई और शॉट प्लेस करना पड़ेगा जिसमें कैमरा स्टॉप करे, या कार का ही कोई ऐसा शॉट जिसमें कैमरा स्टॉप हो लेकिन कार मूव कर रही हो, लेकिन कार किस तरफ मूव करेगी, सेम साइड जिस तरफ सर भी वो जा रही है। अभी पहले वाले में सर कैमरा लेफ्ट टू राइट जा रहा है सर, दूसरे में भी तो लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है नहीं सर? राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ओके सर, ओके राइट। देखिए। राइट टू लेफ्ट है सर, उल्टा हो गया सर। क्योंकि वो मैंने क्या किया, मैंने इसे रिवर्स कर दिया ना, -100 किया, क्योंकि कार की मूवमेंट सेम रखनी थी। तो मैंने जैसे इसे 100, अभी 100 करते हैं, तो अभी कैमरा इज मूविंग लेफ्ट टू राइट एंड कैमरा इज मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेकिन अब ऑब्जेक्ट, यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो उल्टा हो गया। तो हमें ये दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है। सर तो टेक्निकली गलत ही मानेंगे सर इसको भी? टेक्निकली गलत ही मानेंगे इसको भी।
ओके सर। हाँ, मतलब ना तो हम हमारे सब्जेक्ट की मूवमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं एकदम से, ना ही कैमरा की मूवमेंट्स को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसी पॉइंट आता है एडिटिंग के अंदर जहां हम इन दोनों पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कब करना होता है ऐसा। और जब भी, अगर, या तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब भी आप रूल को ब्रेक करेंगे तो आपके उस रूल को ब्रेक करने के लिए वहां पर एक, आपके पास क्या होना चाहिए? सर बिग इम्पैक्ट कुछ बोला सर। इम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है? या तो कोई इफेक्ट, या तो ट्रांजिशन, या तो कोई ओवरले, या तो ब्लेंड, या तो वीएफएक्स, या तो मास्किंग। मतलब जो कुछ भी हम सीख सकते हैं उसको, इम्पैक्ट को मिक्स करने के बाद, चाहे वो कार लेफ्ट टू राइट आ जाए, चाहे वो कैमरा राइट टू लेफ्ट आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो टेक्निकली करेक्ट माना जाएगा क्योंकि हमने उसको ओवरकम किया हमारे इम्पैक्ट से। ठीक है, सो दिस इम्पैक्ट इज व्हेन वी नो द रूल वी कैन ब्रेक द रूल। तो हमने ब्रेक किया उस रूल को कि कैमरा एक ही साइड में फ्लो, रिवर्स साइड में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इम्पैक्ट लगा दे तो हम टेक्निकली रॉन्ग नहीं है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को भी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका एक करेक्टर लेफ्ट टू राइट आ रहा है और आपने उसके बाद इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, तो आप फिर दोबारा से उसे इधर से नेक्स्ट शॉट में भी लेफ्ट टू राइट एंटर करवा सकते हो। वो नहीं फर्क पड़ेगा, टेक्निकली भी रॉन्ग नहीं होगा, और ना ही उसका जो इम्पैक्ट जाएगा ऑडियंस के ऊपर वो भी रॉन्ग जाएगा। लेकिन सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग द रूल्स, सबसे पहले हमें रूल्स लर्न करने हैं, तब हम तोड़ सकते हैं। सर इसी वाले शॉट में अगर हम इफेक्ट को ना लेके सर अगर सेंटर का ले लेते गाड़ी को स्ट्रेट से, तो हम्म, सर वो एक तरीके से ब्रेक रुक जाता सर अगर करेक्ट। हम अगर इसके बाद कोई भी, और लेट से मैं वापस आता हूँ, इस शॉट को पिक कर लेते हैं और इसके बीच में लगाते हैं, लेट से ये इधर जा रहा है, और इसके बाद हमारा ये शॉट आता, और यहां से हम कट करते, इवन इसी जगह पे हम कट करते इस शॉट के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं, हमने इम्पैक्ट डाल दिया बीच में, इन दोनों शॉट्स के बीच में इम्पैक्ट है। अभी अगर कार लेफ्ट जा रही है तो हम कार के स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं। तो अगर कार यहां से भी हम पकड़े तो कैमरा इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट? हम 180 डिग्री क्रॉस नहीं किया है। तो इस बेसिस पे हमारा ये शॉट करेक्ट है। और क्योंकि हम फ्रंटल व्यू पे हैं तो हम लेफ्ट व्यू पे भी जा सकते हैं, हम राइट व्यू पे भी जा सकते हैं, हम किसी भी साइड में जा सकते हैं। तो हमने वो इम्पैक्ट शॉट, ट्रांजिशन शॉट को एज एन इम्पैक्ट शॉट यूज किया, तो हमारे ये तीनों शॉट टेक्निकली करेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कैमरा मूवमेंट। इसके अंदर कैमरा इज मूविंग राइट, तो राइट मूव कर रहा है। अब आप देखें तो टेक्निकली अभी भी करेक्ट है, कैमरा राइट मूव कर रहा था, इसके बाद क्या करेगा? या तो लेफ्ट जा सकता है, या तो स्ट्रेट जा सकता है, या तो राइट जा सकता है, या तो स्टॉप हो सकता है। ठीक है, और इस केस में क्या हुआ? सर ये आगे हाँ, ये राइट जा रहा था और राइट के बाद में वो फॉरवर्ड जा रहा है, और फॉरवर्ड के जाने के बाद अब वो राइट जा रहा है। अब आप देखें तो ये फॉरवर्ड जा रहा है और फिर फॉरवर्ड के बाद राइट जा रहा है। तो हम अभी भी टेक्निकली रॉन्ग नहीं है। तो राइट जा रहा था, फिर आ, ऐसे ही था, राइट जा रहा था, फिर फॉरवर्ड गया, और फिर राइट जा रहा है। तो हम, मूवमेंट हमारा टूवर्ड्स राइट अभी भी है, यानी कि हम हमारी स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं। ओके सर। ठीक है। सर एक और बात पूछनी थी सर, आपने हाँ। एक बोला था कि अगर हमको नेक्स्ट क्लिप आपकी फास्ट है, हम्म। तो जैसे 10 फ्रेम्स फास्ट है तो हम प्रीवियस हाँ हाँ क्लिप हाँ, में भी 10 फ्रेम्स को ले लें हम। राइट राइट। उसकी भी बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पर इसी शॉट के बेसिस पे दिखाता हूँ। अगर हम इस शॉट के कैमरा की मूवमेंट को देखें तो इसकी स्पीड और इस शॉट की स्पीड में, कैमरा की स्पीड में डिफरेंस है ना? इसमें कैमरा काफी स्पीड से मूव कर रहा है और इस शॉट में बहुत स्लोली मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, जब हम ये दो शॉट, ऑल्दो दीज आर टेक्निकली करेक्ट, बट फिर भी माइंड में एक सवाल आता है कि कैमरा अचानक से इतना स्लो कैसे हो गया। और ये वो सवाल है जो
हमारे मन में आते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टोरी आगे बढ़ रही होती है। तो जिस वक्त हम एडिट करते हैं तो हमें उन सारे सवालों के सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। तो कैमरा इज मूविंग फास्ट, अगले शॉट में कैमरा इज मूविंग स्लो। तो इन दोनों शॉट्स का मैच ही नहीं है कहीं पे भी। आप चाहे टेक्निकली कैमरा का फ्लो ठीक कर लो, कार का साइड ठीक कर लो, तब भी ये दोनों शॉट मैच नहीं करेंगे। ठीक है। जब भी हमें हमारे वीडियो को देखना है तो ऑडियो को ऑफ करके देखना है, आपको उसके बहुत सारे जंप्स पता चल जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को, क्योंकि इसका कैमरा फास्ट है, या तो मैं इसको स्लो डाउन करूं या तो मैं इसको फास्ट डाउन करूं। ठीक है। अब पूरा शॉट तो फास्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस स्पीड को इस स्पीड से मैच करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह पे जहां कार खत्म हुई, मैंने उसे कट कर दिया। इसका मैंने उतना इम्पैक्ट फास्ट लिया, मैं चाहता हूं कि ये स्टार्टिंग में फास्ट हो जाए। और अभी अगर मेरे को नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं जस्ट इसको सिंपली 4x करके देख लेता हूं कि क्या ये बिल्कुल एक ही रिदम में कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। लगभग लग रहा है ऐसा कि चल रहा है। मैं कस्टम में जाके 350 कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि और बेटर दिखाई दे। अभी प्ले करके देखते हैं। कैमरा की स्पीड अब एक जैसी ही आपको लगेगी, राइट। लेकिन ये शॉट स्पीड पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अचानक से जैसे ये शॉट पे पहुंचता है, हम इसको वहां पे स्टॉप कर देंगे, उसके बाद वापस नॉर्मल की तरफ, ताकि वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आ जाए। तो वो स्टार्ट करेगा उसी कैमरा स्पीड से, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा। तो उसने पिकअप किया उसी स्पीड से और फिर नॉर्मल हो गया। तो इस बेसिस पे हम हमारे उस इम्पैक्ट को भी सेव कर लेते हैं जो एडिट में मिस्टेक कर रहा था, और हम जो है हमारे शॉट को भी प्रिजर्व कर लेते हैं। अब हमारी कैमरा स्पीड सेम है जब हम उस शॉट पे गए और उसके बाद हमने उसके एक्चुअल शॉट को यूज किया। अभी ये कार बहुत ही स्लो चल रही थी तो थोड़ा सा 150 के अराउंड में रहते हैं फिर भी, राइट। आपने देखा यहां से सेम जिप करके कैमरा सेम स्पीड से मूव किया है और हम शॉट पे कर दूसरे शॉट पे चले गए। तो हमने हमारे कट को रजिस्टर ही नहीं होने दिया, उसको मैजिकली हाइड कर दिया है। तो जब ऑडियंस ऐसे शॉट्स को देखते हैं उनको लगता है कि ओके, ऑटोमेटिकली शॉट कट हो चुका है, हमने वो कट नहीं लगाया है, एक्चुअल में शॉट वैसे ही मूव कर रहा है। तो जब भी कैमरे का फ्लो आपको बिना किसी कट के नजर आएगा तो शॉट्स हमारे अच्छे दिखाई देते हैं हमेशा। बाकी इन एट द टाइम ऑफ मोन्टाज देर इज नो रूल, वी कैन ब्रेक ऑल द रूल। और इसी वजह से ऐसे टाइम पर दो एडिटिंग होती है। एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग, जो मैंने पहले भी बोला था, और एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग, कॉन्टिन्यूटी एंड ये कॉम्प्लेक्स, वाला कट तो सर कंटिन्यूटी कट ही हुआ ना सर? ये कॉन्टिन्यूटी कट है। ओके सर। कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम राइट कैमरा लेफ्ट कैमरा को मैच कर देते हैं बिना इम्पैक्ट के। ठीक है, बिना इम्पैक्ट के, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी है। हमने कार राइट जा रही थी, हमने लेफ्ट कार को लगा दिया, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी को हम नेगेटिव एडिटिंग मानते हैं, ठीक है, अगर कोई भी इस तरह की एडिटिंग कर रहा है तो वो नेगेटिव है, माइनस है। तो अब वो माइनस प्लस में कैसे बढ़ेगा, जब तक हम उसमें कुछ और ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, दो माइनस मिलके एक प्लस हो जाता है। तो हमें अगर समथिंग इज नेगेटिव सो वी हैव टू ऐड सम पॉजिटिव। तो ऐसी एडिटिंग अगर हम कर रहे हैं जिसमें कार कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी ऊपर से आ रही है, कभी कैमरा राइट जा रहा है, कभी टॉप पे जा रहा है, कभी ऊपर से इधर से राइट जा रहा है, फिर टॉप से नीचे आ रहा है, तो दोनों ही गलत शॉट है। तो ऐसी चीजों को मैच करने के लिए वी नाउ वी नो दैट ऑल द रूल्स वी हैव नो, एंड हम जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के इन ब्रेक्स रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। अब वो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, वो पॉजिटिव क्या होगा जिसको हम ऐड करेंगे, वो होगा म्यूजिक। ठीक है। जैसे अभी हमने यहां पर म्यूजिक की बीट्स लगाई, आप देखो। तो हमने क्या किया, शॉट को जंप कर दिया। मैं एक बार सारी एनोटेशंस को क्लीन कर देता हूं। तो फिर
कोई भी एक ही शॉट को बार बार जंप करके दिखाएंगे अगर हम, तो ये पॉजिटिव एडिटिंग नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव एडिटिंग है। ठीक है, इसको हम जंप कट के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली जब भी हम कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करते हैं तो हम नेगेटिव एडिटिंग कर रहे हैं, यानी कि हम हमारी ऑडियंस को बता रहे हैं कि एडिट हुआ है। और जब भी हम ऐसा बताएंगे तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इस वजह से मैंने यहां से लेके इस बीट को चूज किया, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो ड्रम हिट कर रहा है, एक आपको एक कांस्टेंट आवाज आएगी, टक 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 टक, बीट्स की आवाज आएगी ऐसी। मैं प्ले करता हूं आपको और दोबारा से सुनिएगा। टक 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 टक, सुनाई दे रहा है आपको? तो उस ड्रम बीट ने आपको क्या किया, वो ऐसा इमेजिन करवा दिया हमें कि ओके ये कार भी जो ऐसे जंप कर रही है ये उसी बीट की वजह से कर रही है। तो वो जो नेगेटिव था अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो जब तक वो पॉजिटिव नहीं है हमें इस नेगेटिव को एडिट नहीं करना है। इसको, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग। और जब हम एक्चुअल में शॉर्ट टू शॉर्ट में, ये भी अभी कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग है। आप देखें तो कार डाउन की तरफ है, कार लेफ्ट की तरफ है, इधर कार, नहीं ये तो ठीक ही है, इधर भी ठीक ही है। अब यहां से हम एग्जैक्टली पहुंच गए इधर, तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग का पार्ट है, क्योंकि हमें फोर्ट दिखाई दे रहा है तो हम फोर्ट की तरफ गए हैं, परफेक्ट। लेकिन अगर फोर्ट से आगे चलते हैं तो अभी अचानक से पहाड़ आ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग है। ठीक है, तो हमने दो कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग के बीच में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। आप देखें तो मैंने ये जो स्पीड रैम्प किया, ये इम्पैक्ट था। तो दो शॉट जो आपस में नहीं मिल रहे थे, हमने दो नेगेटिव शॉट्स को इम्पैक्ट क्रिएट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। आपको तभी दो शॉट मैच करने हैं जब तक आप बीच में इम्पैक्ट क्रिएट ना कर दो। कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग में हमें हमेशा पॉजिटिव ऐड करना होगा, और कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग में आप स्ट्रेट भी चलते जाओ, कोई बीट भी आपको सपोर्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा कनेक्ट रहेगा आपका एडिट। ठीक है, मोन्टाजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम, एडवर्टाइजिंग में 60-70% ऑफ द टाइम हम कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग को यूज कर रहे होते हैं। आएंगे, मैं और डिटेल में बताऊंगा कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग के बारे में जब हम डायलॉग एडिटिंग की बात करेंगे। अभी तक हमने सीरियल एडिटिंग और उसके बारे में नहीं देखा है, इसीलिए जो है मैंने अभी उस टर्म को छेड़ा नहीं। बट अभी तक हम सिर्फ एडिट सीख रहे हैं, ग्रामर अभी भी थोड़ी सी दूर है। कुछ कुछ चीजें मैं इंट्रोड्यूस करता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन कॉन्टिन्यूटी कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग को और डिटेल में देखेंगे जब हम डायलॉग एडिटिंग करेंगे। आई होप इतने में आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि हम दो शॉट्स में कैसे कनेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका एक्शन सेम ना हो, ठीक है, जब आपका एक्शन कंटिन्यू ना हो, तो आप, इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग पे हो। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी एडिटिंग पे हो तो आपका स्टाइल ऑफ एडिटिंग इज नेगेटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव है सो यू हैव टू ऐड सम पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो एसएफएक्स यानी साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं। राइट सुनित? यस सर, यस सर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने स्पीड रैम्स और उस सब के बेसिस पे एडिट किया, और यहाँ आप टॉप पे देख रहे हैं, और मैंने आपको जो वीडियो भी शेयर किया है उसके अंदर भी आपको लग रहा होगा, जब अगर आपने प्ले करके देखा है तो वीडियो हमारा थोड़ा कहीं कहीं पे या तो पॉज करता है या तो फिर वो प्ले होने में जंप करता है। मैं अगर अभी भी इसको प्ले करूं, एक बार प्ले करते हैं। Pack your bags, ready to roll, नए एडवेंचर्स का दरवाजा खोल। तो स्मूथ प्ले नहीं होता है। वो स्मूथ प्ले क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ ऊपर आपको ये डॉट 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 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अनदर शॉर्टकट और अनदर थिंग इन फाइनल कट प्रो, दैट इज रेंडरिंग। ठीक है, सो रेंडरिंग क्या होती है? जब भी हमारा
सिस्टम किसी चीज को स्मूथ प्ले नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको लगता है कि इसके अंदर जो चीजें एलिमेंट्स हैं उसके बेसिस पे मुझे एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्लिप को टू प्ले इट स्मूथ, ठीक है। टू प्ले इट स्मूथ, यह मेरा प्ले हेड एकदम स्मूथ एवरी फ्रेम को प्ले करे। अगर वो हर फ्रेम को प्ले नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो जंप कर रहा है, जंप कर रहा है धीरे धीरे, कुछ फ्रेम्स को बीच में ड्रॉप कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप फ्रेम्स। ड्रॉप फ्रेम्स, FRAME, ठीक है, ड्रॉप फ्रेम्स। सो ड्रॉप फ्रेम्स क्या होते हैं, मैं अब वापस से इधर प्रेफरेंसेस पे आऊं। प्ले हेड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, और यहां पर मैंने जब आपको स्टार्टिंग क्लास में दिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ सारी सेटिंग्स को ऑफ ही रहने देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, इफ अ फ्रेम ड्रॉप्स स्टॉप प्लेबैक एंड वार्न। इसका मतलब यही है कि जब हमारा फाइल्स रेंडर मांग रहा हो और वो स्मूथली प्ले ना हो रहा हो तो फाइनल कट प्रो क्या करेगा, हमारे प्लेबैक को स्टॉप कर देगा। बट हम नहीं चाहते, क्योंकि वी नो कि कहीं ना कहीं मे बी रेंडर का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो मैंने उसमें इफेक्ट्स ऐसे क्रिएट किए हुए हैं, या तो जो भी ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से ये फ्रेम्स ऐसे जंप कर करके चलते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन फाइल्स को रेंडर करना होगा। दो अभी भी ये प्ले स्मूथ कर रहा है, बट क्योंकि मुझे रेंडर इंट्रोड्यूस करना है तो मैं इसीलिए एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो है नहीं प्ले कर रहा है स्मूथ। तो अगर आपका ये प्ले हेड जंप करता हुआ चले, आपको स्मूथ प्लेबैक नहीं करे, इसका मतलब एक ही है कि ऊपर जो रेंडर आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको क्लियर करना है, क्लीन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ हमारे क्लिप में आएंगे, सॉरी इस मॉडिफाई मेन्यू के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास रेंडर सिलेक्शन एंड रेंडर ऑल का ऑप्शन है। अगर मैं प्रेफरेंसेस के अंदर आऊं फाइनल कट प्रो के, प्लेबैक के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम बैकग्राउंड रेंडर को टिक कर देते हैं तो ये हमारा बहुत सारा स्पेस ऑटोमेटिकली हार्ड ड्राइव का ईट करता रहता है। इसीलिए हमने क्या किया था, इसको अनटिक कर दिया था। अगर मैं इसको टिक करता, ठीक है, उसके लिए एक बार इस विंडो को भी देख लेते हैं। इसको हम टास्क, बैकग्राउंड टास्क मैनेजर कहते हैं। जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, चाहे वो हमारे क्लिप को रेंडर करना, चाहे क्लिप को इंपोर्ट करना, कन्वर्ट करना, प्रॉक्सीज बनाना, या तो एक्सपोर्ट करना, वो सब की सब जो एक्टिविटीज है वो आपको यहां दिखाई देती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये इतना छोटा सा रहता है, इसके अंदर ये सर्कल मूव करता रहता है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस बैकग्राउंड रेंडर पे टिक करूंगा, आप देखेंगे कि ये रेंडरिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर जो ये डॉट 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 आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं एक बार इसको टिक करता हूं, आप देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं मेरे प्ले हेड को, मैं अपने प्ले हेड को जैसे ही पॉज प्ले कर देता हूं, आप देख रहे हैं यहां पर ये पॉज हो गया। तो ये क्या है, ये स्मार्ट रेंडरिंग है जो फाइनल कट प्रो करता है। अभी जैसे ही मैं इसको एडिट करना स्टॉप करूंगा, मेरा ऑटोमेटिकली रेंडर होना शुरू हो जाएगा। यहां पर आप देखें तो रेंडरिंग दोबारा से शुरू हो गई। अभी मैं फिर दोबारा से प्ले करूंगा तो ये फिर पॉज हो जाएगा। किसी भी टाइम इस रेंडरिंग को रोकने के लिए हम इस क्रॉस को क्लिक कर सकते हैं, तो ये रेंडर रुक जाएगा। अगर ये बैकग्राउंड रेंडर अभी भी क्लिक है तो ये क्या करेगा, ये अभी मेरा प्ले हेड प्ले हो रहा है, ये जैसे ही मैं इसे फिर दोबारा से पॉज करूंगा ये रेंडर फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड रेंडर ऑटोमेटिकली रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए, अब आपका ये रेंडर बार बार अगर आता जाएगा तो आपका हार्ड ड्राइव बार बार फिल होता जाएगा। इससे बचने के लिए हम इस पर्टिकुलर रेंडर को ऑफ रखते हैं। और क्योंकि अब मुझे रेंडर खुद से करना है तो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे इस स्पेसिफिक क्लिप को रेंडर करना है, या फिर मुझे मेरा पूरा टाइमलाइन, यानी कि यहां से लेके यहां तक जितना भी मैंने एडिट किया है सबको रेंडर करना है। तो अब मैं डिसाइड कर सकता हूं, तो मैं अपनी स्पेस को खुद से बचा भी सकता हूं।
तो मैंने लेट से कि मुझे बस इतना ही प्रीव्यू करना है, यहां से यहां तक। इधर वाला तो रेंडर है, इधर वाला भी रेंडर है, बस इसको अगर रेंडर कर लूं तो मैं अपने एडिट को चेक कर सकता हूं कि आखिरकार ये ठीक एडिट किया है या नहीं किया है। तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करूंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा एंड रेंडर सिलेक्शन का यूज करूंगा। मैं इसको डिफॉल्ट कमांड्स पे कर देता हूं, रेंडर सिलेक्शन का यूज करूंगा, और आप इसका शॉर्टकट देखें तो कंट्रोल आर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस कंट्रोल आर को या फिर रेंडर सिलेक्शन को क्लिक करूंगा, आपका वो सिलेक्टेड क्लिप उतना पार्ट रेंडर हो जाएगा। ये इस पार्ट का रेंडर है, अगर मैं इसे जूम करूं तो आपको दिखाई देगा ये वाला रेंडर इस क्लिप का पार्ट है। तो हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो रेंडर नहीं हुआ। अभी मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो ये रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा क्लिप यहां से यहां तक रेंडर हो चुका है। सेकंड ऑप्शन है कि मैं हमारी पूरी टाइमलाइन को ही रेंडर कर दूं। उसके लिए मुझे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं कमांड ए यानी कि सेलेक्ट ऑल करूं, मॉडिफाई में आऊं और फिर भी रेंडर सिलेक्शन कर दूं, क्योंकि अभी सब कुछ सेलेक्ट है तो भी रेंडर सिलेक्शन हो सकता है। सेकंड, अगर मैं अभी इस टाइम पे कोई भी क्लिप सेलेक्ट नहीं है तब रेंडर सिलेक्शन करता हूं, तो यहां पे कुछ भी रेंडर नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, रेंडर ऑल करना होगा, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, तो जैसे ही रेंडर ऑल करता हूं मैं, तो क्या होगा, अभी ये फिर दोबारा से रेंडर होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सब खत्म हो जाएगा आपका रेंडर स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। तो दैट मीन्स कि अब ये रेंडर ने मेरी स्पेस ऑक्युपाई कर ली है। मैंने अभी प्ले करके देख लिया और मुझे लग रहा है कि हाँ सब कुछ एडिट इज लुकिंग गुड, बट मैं रेंडर स्पेस से गेट रिड होना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जो रेंडर है ये मेरी हार्ड ड्राइव स्पेस को घेरे। और फाइल को जब आप फाइनल एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे आपको इसे रेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना रेंडर के भी एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम रेंडर नहीं करते, हमें रेंडर सिर्फ और सिर्फ प्लेबैक के लिए चाहिए होता है ताकि हम स्मूथली प्ले करके देख पाए उसको। तो अब आपने पूरा प्ले कर लिया और आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, एंड नाउ यू वांट कि मैं उस रेंडर स्पेस को डिलीट कर देता हूं या कर देती हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस लाइब्रेरी को, क्योंकि हम जितना भी एडिट कर रहे हैं या जितनी भी फुटेज इंपोर्ट करी है या जो कुछ भी ये प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ रिलेटेड है हमारी लाइब्रेरी से। हमें इस लाइब्रेरी को सेलेक्ट करना है, फाइल पे आना है, और यहां पर एक ऑप्शन है डिलीट जनरेटेड लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी लाइब्रेरी की फाइल्स जनरेट हुई हैं उन्हें डिलीट करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसी क्लास में दिखाता हूं कि रेंडर ने कितना स्पेस लिया है। आप अगर इस लाइब्रेरी के ऊपर रिवील इन फाइंडर करेंगे तो ये लाइब्रेरी मैंने कहाँ बनाई है मेरे हार्ड ड्राइव पे या किस लोकेशन पे पड़ी है आपको पता चल जाएगा। तो रिवील इन फाइंडर करते हैं। रिवील इन फाइंडर करने पे उसने आपको लोकेशन दे दिया कि मेरे नाम के अंदर फाइनल कट प्रो के अंदर एक एस क्रॉस के अंदर एस क्रॉस एडिट के नाम से ये फाइल पड़ी है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो रेंडर फाइल्स हैं जो अभी हमने किया है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके शो पैकेज कंटेंट करता हूं, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, जो भी रेंडर किया हुआ है, वो सब कुछ इस पैकेज कंटेंट के अंदर है। तो वो आप इसको भी एज एन एक फोल्डर समझें, ये फाइनल कट प्रो का अपना फोल्डर है। तो इस फोल्डर को देखने के लिए हम इसको शो पैकेज कंटेंट करेंगे। जैसे ही हम इसे शो पैकेज कंटेंट करते हैं, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं हमें दिखनी शुरू हो जाती है। आप इधर देखें, फुटेज, लोगो, म्यूजिक, न्यू फुटेज, और यहाँ पे भी हमारे पास फुटेज, लोगो, म्यूजिक, न्यू फुटेज, टाइमलाइन, टुडेज क्लास, सेम वही फोल्डर्स हैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो ओरिजिनल मीडिया के अंदर मेरे पास वो फाइल्स पड़ी हुई हैं। आप देखें तो वो फाइल्स मेरे को दिखाई दे रही हैं। उसके आगे एक छोटा सा ये एरो लगा हुआ है। आप चाहे विंडो या मैक कुछ भी यूज करते हो, आपको इस एरो का मतलब पता है। ये शॉर्टकट फाइल होती है हमारे, हम जैसे डेस्कटॉप पे भी एक शॉर्टकट बना के रख लेते हैं हमारे किसी ऐप का। सेम वे पे फाइनल कट प्रो ने क्या किया है, वो फाइल जहां भी थी उसका एक शॉर्टकट फाइल यहाँ रख लिया ताकि उसको वो यहाँ रीड करता रहे बस। ये फाइल अगर देखें तो 93 बाइट्स की है, तो ये फाइल का साइज ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, और मैं इस पूरे ओरिजिनल के ऊपर इसने कितना स्पेस
लिया हुआ है, अगर मैं इसे राइट क्लिक करके गेट इन्फो, ठीक है, मैक के अंदर हमें किसी भी फोल्डर या फाइल का स्पेस चेक करना होता है, तो हम उसका गेट इन्फो चेक करते हैं। जैसे ही गेट इन्फो पे आते हैं, हमारे सामने ये एक प्रॉपर्टीज जिसको हम गेट इन्फो कहते हैं वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 4000 बाइट्स हैं, 172 KB के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो कुछ भी स्पेस नहीं ऑक्युपाई कर रही है ये। लेकिन इसके नीचे हमारा एक और फोल्डर है, दैट इज रेंडर। ठीक है, तो हमने हमारा टाइमलाइन अगर मैं देखें तो टाइमलाइन के अंदर भी ओरिजिनल मीडिया है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। रेंडर फाइल्स यहाँ पे भी पड़ी हैं, हमारी फुटेज के अंदर भी पड़ी हैं, हर जगह पे रेंडर फाइल्स हैं। तो हम एक बार इन रेंडर फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके गेट इन्फो पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दिस इज 2.6 MB। अब बार बार गेट इन्फो अगर शॉर्टकट में करूं तो कमांड आई फॉर इन्फो, कमांड आई से भी वही शॉर्टकट आ जाता है। लेकिन बार बार अगर मैं कमांड आई करता रहूंगा तो इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पे सेलेक्ट करके अगर स्पेस बार को क्लिक करूं तो मेरे पास सीधा ही उसका इंफॉर्मेशन टैब ओपन हो जाता है, और फिर मैं स्पेस बार को दबाऊं तो वो क्लोज हो जाता है। किसी भी फाइल को प्ले करने के लिए मुझे सेलेक्ट करना है एंड स्पेस बार दबाना है, वो प्ले हो जाएगा, फिर स्पेस बार दबाऊंगा तो वो क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही अगर फोल्डर को करता हूं तो वो इंफॉर्मेशन टैब दिखाता है उसका। तो ये 2.2 MB है, यानी कि इसमें ज्यादा नहीं है। हम टाइमलाइन वाले पार्ट पे आते हैं, रेंडर पे आते हैं, और इसको भी स्पेस बार करते हैं। तो आप देखें 500 MB स्पेस लिया है रेंडर ने, जबकि हमारा टोटल प्रोजेक्ट जो है, मैं वापस आऊं, बैक करते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो एक फोल्डर बैक आते हैं उसके। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो 514 MB का हमारा जो है पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से रेंडर फाइल्स ने हमारी स्पेस सबसे ज्यादा ली हुई है, दैट इज 498, लगभग 500, 512 में से 500 MB तो रेंडर फाइल्स ने लिया हुआ है। तो हम इन रेंडर फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ये रेंडर में भी जीबीज में चला जाएगा आपका। मैं अगर बड़े प्रोजेक्ट्स करता हूं तो ये रेंडर लगभग 100 जीबीज में चला जाता है। तो उस केस में हमें वो स्पेस क्लीन चाहिए। तो वो क्लीन करने के लिए अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारा प्रीव्यू डन है, हम आएंगे फाइल पे, फाइल के बाद आएंगे डिलीट जनरेटेड लाइब्रेरीज पे। ठीक है, तो लाइब्रेरी में कौन कौन सी लाइब्रेरी जनरेट करी है ये वो विंडो ओपन कर देगा हमारे सामने। तो हमने प्रॉक्सी बनाई हो सकती है, ऑप्टिमाइज किया हो सकता है, या तो रेंडर किया हो सकता है। ठीक है, तो तीन में से अभी हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न रेंडर है, तो हम इस डिलीट रेंडर पे टिक कर देंगे। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट, क्योंकि स्मार्ट है तो डेफिनेटली उसने अगला सवाल पूछा कि क्या आपको अनयूज्ड, अभी हम टाइमलाइन पे देखें तो ये यूज्ड टाइमलाइन है, क्या आपको इसको प्रिजर्व करके बाकी जितना भी रेंडर हो उसको डिलीट करना है, या फिर सबका सब रेंडर डिलीट करना है। चलो एक बार को हम मान लेते हैं कि जो हमारे सामने है वो करेक्ट है, बाकी अगर मैंने कितनी बार भी रेंडर किया हो उसको डिलीट कर दो। तो मैं अनयूज्ड ओनली पे ओके कर दूंगा इसको। ठीक है, जैसे ही मैं ओके करता हूं मेरी रेंडर फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। मैं फिर दोबारा से राइट क्लिक करता हूं, रिवील इन फाइंडर करता हूं, वापस से यहां पर आते हैं, अभी शो पैकेज कंटेंट के अंदर जाते हैं, टाइमलाइन में जाते हैं, रेंडर फाइल्स पे आते हैं और देखते हैं अभी भी 498 MB है। दैट मीन्स कि अनयूज्ड था ही नहीं, जितना भी रेंडर फाइल्स है वो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो दैट मीन्स मैं उन्हें उसे भी यूज्ड वाले को भी गेट रीड करना चाहता हूँ। तो फिर दोबारा से फाइल पे आते हैं, डिलीट जनरेटेड फाइल्स पे आते हैं, डिलीट रेंडर फाइल्स पे आते हैं और ऑल पे क्लिक कर देते हैं कि ओके ठीक है, आप मैंने जितना भी रेंडर किया है सब डिलीट करो, अगर मुझे लगेगा कुछ रेंडर करना है तो मैं खुद से देखूंगा, आई डोंट केयर अबाउट रेंडर एटलीस्ट। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारा का सारा रेंडर डिलीट कर रहा हूँ। जब भी मैं प्रोजेक्ट फिनिश भी कर लेता हूँ, एडिट होने के बाद फाइनल प्रिजर्व करता हूँ, उस टाइम पे भी मैं उसकी सारी रेंडर फाइल्स, उसकी सारी प्रॉक्सी फाइल्स, और अगर कुछ हाई रेज कन्वर्ट भी किया है तो भी मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ रॉ फाइल्स को रहने देता हूँ। अभी के लिए हम सिर्फ
रेंडर फाइल्स को देखेंगे, क्योंकि प्रॉक्सी क्रिएट करना हमने अभी सीखा नहीं है। ओके कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने ओके किया, फिर दोबारा से सारी फाइल्स डिलीट हो गई। अब आप देखें ऊपर रेंडर दोबारा से दिखाई देने लग गया, यानी कि उसने वो रेंडर फाइल्स डिलीट कर दी है। ये फर्स्ट सिग्नल मिला हमें। राइट क्लिक करते हैं, रिवील इन फाइंडर करते हैं। मैं इस पे स्पेस बार को हिट करता हूं, आपको दिखाई देगा अब ये सिर्फ 21 MB का रह गया है। एक बार राइट क्लिक करते हैं, शो पैकेज कंटेंट करते हैं, टाइमलाइन के अंदर आते हैं, रेंडर पे आते हैं और स्पेस बार फिर दोबारा से क्लिक करते हैं, तो अब ये 5 MB रह गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक रेंडर एंड यू कैन डिलीट योर रेंडर फाइल्स। और ये आपके एडिटेड प्रोजेक्ट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई कंफ्यूजन इस रेंडर डिलीट या रेंडर करने को लेके किसी को भी? नो? सर ये मतलब इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट करना चाहिए या मतलब एज सच कुछ? बीच में भी कर सकते हैं। लेट्स से कि आप काम कर रहे हो एक प्रोजेक्ट पे, अगर 1 मिनट का वीडियो है तो आप मैक्सिमम 2-3 दिन काम करोगे या एक ही दिन काम करोगे। तो रेंडर फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर 1 TB हार्ड ड्राइव है, उस 1 मिनट की फाइल ने 100 GB भी ले लिया, आप बियर कर सकते हो उस स्पेस को। तो आप प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कर लो। लेकिन अगर आप 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री या फिर सीरियल एडिट कर रहे हो, 12 एपिसोड का, 50 एपिसोड का, उस केस में आप 6-7 एपिसोड्स एक साथ एडिट कर रहे हो, तो क्या करना होगा आपको? आपको साथ साथ अपनी जनरेटेड रेंडर फाइल्स डिलीट करनी होंगी, ताकि आपके पास एडिट करने के लिए, फुटेज के लिए स्पेस बचा रहे और सिस्टम भी स्लो ना हो। राइट? सो इट्स ऑल डिपेंड। जब हम फाइनल कर लेते हैं, ऑब्वियसली अगर मैं फाइनल कर लूं, तो आप देखें मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को मैं लाइफ टाइम भी प्रिजर्व करके रख सकता हूं, कि जब भी मैं इसे ओपन करूं मेरा एडिटेड टाइमलाइन ऐसा का ऐसा ओपन हो जाए। दो उसमें शॉर्ट्स हो सकता है मैं डिलीट कर दूं इसके, लेकिन अगर मैं शॉर्ट डिलीट कर दूं तो कहीं ना कहीं रॉ तो मैंने रखा ही होगा, मैं उसको दोबारा से रिकनेक्ट कर सकता हूं। तो रिकनेक्ट ऑफ शॉर्ट्स, क्या मैंने आपको बताया था रिकनेक्ट ऑफ शॉर्ट्स? नो सर। ठीक है। तो रिकनेक्ट ऑफ शॉर्ट्स, प्रॉक्सी शॉर्ट्स, ये सब जो हैं ये हमारे आने वाले टॉपिक्स होंगे, क्योंकि जब हम डायलॉग एडिटिंग के अंदर जाएंगे तब मैं आपको वहां से दिखाऊंगा कि कैसे रिकनेक्ट और प्रॉक्सीज क्रिएट किया जाता है। क्योंकि जब हम सीरियल एडिट करते हैं या फिर आपका कोई शूट रेड पे हुआ है, तो हमारे पास इतना हार्ड ड्राइव स्पेस होता नहीं है कि हम उसे एडिट कर पाए। तो हमें क्या करना होता है, उसको लो रेजोल्यूशन बनाना पड़ता है। लेकिन अब आप देखें, तो मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा था, आप उस 500 MB की जगह सोचे वो 500 GB का प्रोजेक्ट था, हमने वो सारा रेंडर फाइल डिलीट कर दिया, अब ये 21 GB का प्रोजेक्ट बचा। तो हमारी रेंडर फाइल से हमें इतना आराम मिला हमें। राइट? तो हम इस प्रोजेक्ट को अभी और ज्यादा प्रिजर्व करके रख सकते हैं एक बैकअप हार्ड ड्राइव में डाल के। तो जितना ज्यादा आप रेंडर को डिलीट कर दें प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, आप अपनी उन फाइल्स को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करके रख सकते हो अपने पास। रेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंडर को प्रिजर्व करना, उसके बाद रेंडर का यूजेस करना। अगर हमारा प्ले हेड प्रॉब्लम कर रहा है तो रेंडर कर दो हमारे आपके क्लिप को। जब आपका पूरा डन हो जाए तो रेंडर फाइल्स को डिलीट कर दो। अब मेरी ये फाइल लेट से एक्सपोर्ट के लिए तैयार है, सो आई कैन एक्सपोर्ट एंड देन डिलीट ऑल द रेंडर फाइल्स, और मैं अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करके रख लूंगा। ठीक है? हमने पिछले एडिट के अंदर जो हमने यहाँ पर किया, मैंने इस ट्रांजिशन को बहुत जल्दी से एक्सप्लेन किया था, मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को एक्सप्लेन किया था, और उसके अलावा यहाँ पे क्रॉप भी है। तो इन छोटी छोटी चीजों को अभी हमें और देखना है। सबसे पहले हम जो है इस पॉइंट को छोड़ते हैं, इस ट्रांजिशन पॉइंट को देख लेते हैं और डिटेल के अंदर कि आखिरकार हमने ये ट्रांजिशन लगाया क्या था। क्योंकि मैंने उस टाइम पे बहुत जल्दी बताया था, क्योंकि रीजन क्या था कि हमें इस पे डिसॉल्व करना था और मैंने इंस्टेंटली बताया। बट कैसे इसकी ड्यूरेशन को छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, क्लिप को शिफ्ट किया जा सकता है, आखिरकार ट्रांजिशंस होती क्या हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैं इसे डिलीट करता हूं। कभी भी किसी भी क्लिप पे ट्रांजिशन लगाने के लिए हमें उसका आउट पॉइंट या फिर हमें उसका इन पॉइंट, कुछ भी एक पार्ट सेलेक्ट करना है।
जैसे यहाँ पर देखें तो इन पॉइंट को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो वो रेड दिखा रहा है। रेड मीन्स कि इस क्लिप में इससे आगे और मीडिया नहीं है। अगर वो मीडिया नहीं है तो उसमें ट्रांजिशन भी नहीं लग सकता। एक्चुअली ट्रांजिशंस लगते कैसे हैं? ट्रांजिशन जिस पॉइंट पे मैं कट लगाता हूं उसके बाद के कुछ और टाइम तक वो हमारे दूसरे शॉट के ऊपर मूव करता रहता है एंड देन एंड होता है। ठीक है, तो वो शॉट तब तक चलता रहता है दो हमने कट यहीं पर ही लगाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज करूं तो इस पॉइंट पे अगर हम कट मैं कट करता हूं तो आप देखें यहां से ट्रांजिशन शुरू हो गया, यहां पे ट्रांजिशन खत्म हो रहा है। इस बीच में क्या हो रहा है? वो इस शॉट के ऊपर भी प्ले होता चला जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं किसी दो शॉट्स के बीच में ट्रांजिशन को लगाऊं, इसको एक बार हटा देते हैं, इसमें भी रेडी है, हम नहीं लगा सकते। और किसी शॉट में देखते हैं, इधर आके यहाँ पर भी येलो है और यहाँ पर भी येलो है। तो जब भी दो येलोज हैं, एक के इन पॉइंट में भी और आउट पॉइंट में भी, यस वी कैन इजीली प्लेस ट्रांजिशन। तो क्या हम रेड वाले में ट्रांजिशन लगा ही नहीं पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, बताऊंगा मैं आपको। बट अभी के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी इन पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, कमांड टी शॉर्टकट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया था एडिट के अंदर एड क्रॉस डिसॉल्व, दैट इज कमांड टी। तो जैसे ही हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं, वो आधी ट्रांजिशन हमारे पिछले शॉट पे जाती है और आधी ट्रांजिशन हमारे नेक्स्ट शॉट पे आती है। और इस बीच में क्या होता है, एक शॉट जो स्ट्रेट चल रहा था अभी मिक्स होने लग जाता है हमारे सेकंड शॉट के साथ, वो उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हमारा पीछे वाला शॉट खत्म होता जाता है और ये शॉट प्रोमिनेंट होता चला जाता है। एंड दिस इज अनदर वे टू कट टू अनदर शॉट। जब भी हम अपने दो शॉट्स को मैच ना कर पाए और आपको लगे कि अब आपने जितनी भी टेक्निक लगानी थी कैमरा मूवमेंट की, ऑब्जेक्ट एक ही साइड में मूव करे, सब्जेक्ट एक ही तरफ को मूव करे, कलर कोडिंग एक ही रहे, आप कुछ भी करके इन दो शॉट को मैच नहीं कर पा रहे हो, तो इम्पैक्ट क्रिएट करने का आखिरी ऑप्शन होता है कि हम उसमें ट्रांजिशन को ऐड कर दें। ठीक है, और जैसे ही आप ट्रांजिशन ऐड करते हो, आप अपने उन सारे रूल्स को ब्रेक कर देते हो और अब आप टेक्निकली रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हो। इसीलिए आपने कई एडिटर्स को देखा होगा, वो अपने शॉट्स के अंदर हर शॉट में डिसॉल्व डाल देते हैं। उसका एक ही रीजन होता है कि उनको वो शॉट मैच नहीं हो रहे हैं और उन्होंने सबसे इजी फॉर्म ऑफ मैचिंग द शॉट ढूंढा, दैट इज एडिंग द डिसॉल्व। ठीक है, ये सबसे इजी टेक्निक है, बट ऐसे एडिटर्स को सबसे लेजी एडिटर माना जाता है। लेजी क्यों? क्योंकि सबसे हार्डेस्ट जो एडिट है वो है एडिट कट, स्ट्रेट कट का यूज करना, यानी कि आई कट का यूज करना। सबसे मुश्किल एडिटिंग का कट जो है वो आई कट है। अगर आप किसी को आई कट के ऊपर अपने एडिट को दे सकते हो तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग एडिटर हो। अगर आप उसके अंदर ट्रांजिशंस, फिल्टर्स, इफेक्ट्स लगा के देते हो इन दो शॉट्स को मिक्स करने के लिए, दैट मीन्स कि आप जो है लेजी एडिटर हो। ठीक है, लेजी इसलिए कि आप कैमरा मूवमेंट्स ढूंढना नहीं चाहते, आप शॉर्ट्स कॉम्पोजिशंस ढूंढना नहीं चाहते, आप ग्रामर को यूज करना नहीं चाहते। बस आपने कोई भी ABCXYZ करके शॉट उठाया और लगा दिया, दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने उसके ऊपर डिसॉल्व डाल दिया, खत्म कहानी। 90% एडिटर यही काम करते हैं, आपने भी अक्सर वीडियोस में ऐसा देखा होगा। लेकिन जहां पे कट लगा देते हैं वहीं पे उनकी एडिट की पोल खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां बहुत गड़बड़ करी हुई है। तो हमें जो है वैसा एडिटर नहीं बनना है हमें। सो क्रिटिक्स को क्यों लोग इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि वो जज करता है कि आप अपने टेक्निकल्स को लेके कितने स्ट्रांग हो। तो जो है डिसॉल्व की बात कर रहे थे, ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, यस। बट कहीं कहीं पे हमें ट्रांजिशन भी एक तरीके से मैं बोलूं तो माइनस है, यानी कि नेगेटिव एडिटिंग है। तो अगर नेगेटिव है तो हमें कुछ पॉजिटिव करना है। तो वो पॉजिटिव क्या हो सकता है? वो हमारा म्यूजिक हो सकता है, हमारी साउंड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो हमारा ग्राफिक हो सकता है। तो आप इस स्टेज पे देखें तो मैंने जब उस डिसॉल्व को डाला था
तो वो क्यों डाला था? क्योंकि हमारे ग्राफिक के साथ मैच करने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे हम क्लासेस में और आगे बढ़ेंगे तो इवन मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना डिसॉल्व डाले हम इससे भी बेटर कट इस ग्राफिक के अंदर कर पाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी और क्लासेस को लर्न करना होगा उसके लिए। तो अभी हम हैं डिसॉल्व के ऊपर। कमांड टी मैंने यूज किया, दैट मीन्स ट्रांजिशन। इसका एक ही मतलब है, एक एक शॉट खत्म होता जाएगा धीरे धीरे और दूसरा शॉट उसके ऊपर से स्टार्ट होता जाएगा। अब ये बहुत ही सिंपल वे है डिसॉल्व को, इस पर्टिकुलर पार्ट को पहले हम सुपर इम्पोज कहते थे। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि शॉट एक के ऊपर एक आया और चलता रहा। अगर ये शॉट ऐसा लगातार चलता जाए, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहेंगे सुपर इम्पोजिंग। लेकिन जब वो शिफ्ट हो जाए दूसरे शॉट के ऊपर तो हम कहेंगे डिसॉल्व। अगर वो उस शॉट पे आए और फिर वापस इस शॉट पे दोबारा से वापस आ जाए, उसको भी हम कहेंगे सुपर इम्पोजिंग। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, एक बार फिर हाँ, बताएंगे सर, सुपर इम्पोजर। हाँ, राइट। दोबारा से बताता हूँ। जैसे हमारा ये एक शॉट है, मैं इसके ऊपर दूसरा शॉट लेके आता हूँ। सो यहां से ये शॉट चल रहा था और हमने अभी क्या किया है, हमने कट से दूसरे शॉट को ऐड कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कट की जगह मैं इस ओपेसिटी के साथ, ठीक है, दोनों शॉट्स हमारे दिखाई दे रहे हैं। मेरा जो है ये फर्स्ट शॉट, जो मेरा फर्स्ट शॉट था वो भी दिख रहा है और मेरा जो सेकंड शॉट है वो भी दिखाई दे रहा है। तो जब हम ऐसा शॉट प्ले करते हैं तो अभी मैंने क्या किया है, इस वक्त जो भी प्ले हो रहा है दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिंग। एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज का चलना। ठीक है, अगर ये ऐसा ही चलता जा रहा है तो इसको हम डिसॉल्व नहीं बोलते हैं, इसको हम सुपर इम्पोज बोलते हैं। डिसॉल्व कब हो जाता है? जब वो शॉट शुरू होगा सुपर इम्पोज से और धीरे 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 वो ऐड हो जाएगा हमारे नए शॉट के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे डिसॉल्व। तो आप इधर देखें तो हम क्या कर रहे थे, हमारा मेन शॉट था, धीरे धीरे उसके ऊपर शॉट ऐड होना शुरू हुआ और वो खत्म हो गया हमारे नए शॉट के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम डिसॉल्व कहते हैं। लेकिन अम, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को दिखाता हूं। हमारा जो शॉट है वो ऐड हुआ लेकिन खत्म हुआ ही नहीं, चलता रहा वैसा ही, और फिर वापस से हम अपने पुराने शॉट पे ही वापस आ गए। ठीक है, वो शॉट आया लेकिन पूरा का पूरा कट नहीं हुआ, उस शॉट पे नहीं पहुंचे, लेकिन हम अपने प्रीवियस शॉट पे वापस आ गए। दैट इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड सुपर इम्पोजिंग। ठीक है, सुपर इम्पोज मतलब जब एक इमेज पे दूसरी इमेज को मिक्स करते हैं, सिंपल वे में। ओके ओके सर। सुनीत? ये सर। ओके, तो डिसॉल्व जो है और सुपर इम्पोज दो ऐसे टर्म है, मोस्टली सब लोग डिसॉल्व से फैमिलियर हैं कि एक इमेज दूसरी इमेज में मर्ज करना। अब ये डिसॉल्व हमारे बहुत तरह के हो सकते हैं। जब हम इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज करते हैं तो वो ट्रांजिशंस बन जाता है। बट उससे पहले हमें कुछ डिसॉल्व के बारे में देखना है। हमारी टाइमलाइन पे एक ऐसा बॉक्स ऐड हुआ है, अगर मैं उसको क्लिक करूं तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, वो बॉक्स का ड्यूरेशन है जिसको हम डिसॉल्व कह रहे हैं, 8 फ्रेम्स का है। ठीक है, तो अगर मुझे इस ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन को बड़ा करना है, ठीक है, बड़ा मतलब 8 फ्रेम्स है, मुझे 25 फ्रेम्स करना है। तो 25 फ्रेम्स कितना हो गया? 1 सेकेंड हो गया, क्योंकि हम 25 फ्रेम्स पर सेकेंड पे काम कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस डिसॉल्व की ड्यूरेशन को बड़ा करना होगा। अब वो ड्यूरेशन बड़ा कैसे होगा? इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप देखें तो इसमें भी ब्रैकेट्स आउट और ब्रैकेट इन, यानी कि इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट आता है। ठीक है, अगर मैं आउट पॉइंट को क्लिक करता हूं और इसको ड्रैग करता हूं राइट साइड में या फिर ड्रैग करता हूं लेफ्ट साइड में, तो मैं इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकता हूं। इस केस में नहीं हो रही है क्योंकि इसमें इससे ज्यादा शॉट बचा नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़े बड़े वाले 2 शॉट्स लेते हैं। मैं एक शॉट लेता हूँ, इसको कट कर लेते हैं। एक ये शॉट है हमारे पास, इसको भी नॉर्मल कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। इसके बीच में डालते हैं डिसॉल्व और इसको यहाँ पे रीटाइम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी आउट पॉइंट में क्लिक करके ड्रैग करूं तो हमारी ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है डिसॉल्व की।
अंडू करते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड में इन पॉइंट को भी क्लिक करके इंक्रीज करूं तो भी मेरी ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है डिसॉल्व की। तो डजंट मैटर आप इन पॉइंट से क्लिक करें या आउट पॉइंट से क्लिक करें, आपकी जो डिसॉल्व की ड्यूरेशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। कहां तक इंक्रीज होगी? जहां तक इसका इन पॉइंट रह सकता है या फिर इस क्लिप का आउट पॉइंट रह सकता है। अगर मैं इस क्लिप को डुप्लीकेट करूं ऊपर, आप देखें मैं अगर इसे लेफ्ट शिफ्ट करूं तो ये शॉट अभी चलता जा रहा है, यहां तक डिसॉल्व लगा सकते हैं हम। लेकिन ये यहाँ पे एंड क्यों हो गया? क्योंकि हमारा ये क्लिप खत्म हो गया यहाँ पर, इसके बाद क्लिप नहीं है। अगर ये क्लिप और होता तो हम डिसॉल्व को और बड़ा कर सकते थे। तो ड्यूरेशन, राइट, हम ड्यूरेशन ऑफ डिसॉल्व छोटी या बड़ी कभी भी कर सकते हैं। इसके सर अलावा, जितना जितना सॉरी, बड़ा क्लिप होगा सर उतना बड़ा डिसॉल्व लगा सकते हैं सर। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर हम इसकी ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। अभी हम मैनुअली कर रहे हैं जितना हम चाहते हैं स्पेसिफिकली। लेट से कि बीट यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है तो आप उसको मैनुअली सेट कर रहे हो। बट अगर मैं इसको राइट क्लिक करके चेंज ड्यूरेशन, जैसे हम क्लिप की ड्यूरेशन कर रहे थे, हम इस वक्त डिसॉल्व की ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस चेंज ड्यूरेशन पे क्लिक करूं तो अभी आपको फिर दोबारा से यहाँ पे वही क्लिप वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार जो चेंजेस आएंगे वो डिसॉल्व में आएंगे। अभी ये डिसॉल्व का ड्यूरेशन है 2 सेकेंड्स एंड 3 फ्रेम्स। लेट से मैं इसे 15 फ्रेम्स का डिसॉल्व लगाना चाहता हूं, तो मैं 15 टाइप करके एंटर प्रेस कर दूंगा। मेरा डिसॉल्व आप देखें, जब भी हम किसी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं तो उसका ड्यूरेशन यहाँ टाइमलाइन के ऊपर येलो फॉर्म में आता है। तो अभी 15 फ्रेम्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको शॉर्टकट देखें तो कंट्रोल डी है, राइट। तो अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूं तो यहां पर मैं 1 डॉट प्रेस कर दूं यानी कि 1 सेकेंड, तो अभी मेरा डिसॉल्व का ड्यूरेशन 1 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 25 फ्रेम्स के अंदर ये आएगा और फिर दूसरे फ्रेम पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टॉप पे आपको और 2 पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 2 लाइंस हैं और यहाँ पे भी 2 लाइंस हैं। ठीक है। इन 2 लाइंस का क्या मतलब है? यानी कि आप टॉप से आउट पॉइंट को होल्ड कर सकते हो या फिर बॉटम से होल्ड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी ट्रांजिशंस के साथ मूव करने का। अगर मैं ट्रांजिशन को बॉटम से होल्ड करता हूं, ठीक है, तो मेरी ट्रांजिशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसकी ड्यूरेशन में चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर मैं आउट पॉइंट को टॉप से होल्ड करता हूं तो अभी मेरा ट्रांजिशन इस क्लिप के आउट पॉइंट को या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस क्लिप का डुप्लीकेट ऊपर रखता हूं, मैं ऑप्शन को होल्ड करके इसको ड्रैग कर रहा हूं। अगर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करूं, ऑप्शन को होल्ड करूं और फिर इस क्लिप को ड्रैग करूं तो भी ये क्लिप डुप्लीकेट हो जाता है। या फिर कॉपी एंड पेस्ट का यूज करते हैं, कॉपी एंड ऑप्शन वी यानी पेस्ट एज एन कनेक्ट। ठीक है, दोनों ही केस में वो डुप्लीकेट हो जाता है। अब अगर मैं आप देखें तो ये पॉइंट यहां तक है, हम इस पॉइंट तक रख लेते हैं। अगर मैंने ये टॉप से आउट पॉइंट पिक किया और इसको राइट शिफ्ट कर दिया तो अभी आप देखें तो ये आउट पॉइंट जो है अभी शिफ्ट होके यहां पहुंच गया है, राइट। तो हमने ना सिर्फ डिसॉल्व को शिफ्ट किया न्यू लोकेशन पे, बल्कि हमने इस आउट पॉइंट की ड्यूरेशन भी शिफ्ट कर ली। जब हम टॉप से करते हैं तो हम इस क्लिप के आउट पॉइंट को ट्रिम कर रहे होते हैं, साथ साथ डिसॉल्व को भी नई लोकेशन पे लेके जा रहे होते हैं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डिसॉल्व की ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इस क्लिप के आउट पॉइंट को हम इंक्रीज कर देंगे जब हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अगर हम टॉप से राइट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लिप के आउट पॉइंट को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट से कर रहे हैं तो ये इस क्लिप का इन पॉइंट है। अगर मैं इसे लेफ्ट करूंगा तो इन पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर मैं इसे राइट करूंगा तो इन पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको सेंटर से प्रेस करता हूं तो मैं इन दोनों के कट पॉइंट को एक नई लोकेशन पे लेके जा सकता हूं। अभी मैं एक नई लोकेशन पे ले जाके इसको डिसॉल्व किया। पहले इस पर्टिकुलर पार्ट पे डिसॉल्व हो रहा था जब गाड़ी बुशेस के पीछे थी, अब वो डिसॉल्व हो रहा है एक नई लोकेशन पे
जब हमारी वो बुशेस आ रही है और इधर से गाड़ी बाहर निकल रही है। तो हम बिना डिलीट किए क्लिप को, अगर मुझे डिलीट करना होता मैं इसको कट करता, इसको यहाँ लेके आता, इस क्लिप को कट करता, ठीक है, इस क्लिप को, इन पॉइंट को, आउट पॉइंट को इंक्रीज करता। अब मैं यहाँ पे जाके डिसॉल्व को लगाता, कमांड टी। एक्चुअली मुझे ये करना था, लेकिन कितना सारे मैंने स्टेप्स यूज किए। उससे बेटर क्या था, मैंने बस एक ही स्टेप में इसको कर दिया। दैट मीन्स नया नया जो है पॉइंट दिया, और मेरा सब कुछ जो है वो चेंज हो गया एक ही बारी में। सो इस तरीके से हम हमारे डिजॉल्व्स को छोटा, बड़ा, या फिर उसके इन और आउट पॉइंट्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप देखें तो अभी आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि ये वाला क्लिप इंक्रीज हो रहा है, और इधर पता चल रहा होगा कि ये वाला क्लिप कट हो रहा है। ओके, सो ड्यूरेशन के लिए हम राइट क्लिक करके चेंज ड्यूरेशन कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा अभी नहीं चलते हैं, इसके बाद हम आएंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर। मैंने ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी। एंकर पॉइंट अभी भी बात नहीं करी है, जब हम टेक्स्ट के ऊपर आएंगे तब बात करेंगे। पोजीशन, रोटेशन, स्केल समझा दिया था। हम बात करेंगे इन की फ्रेम्स की, यानी कि हम डिजिटली हमारे शॉट्स को एनिमेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे क्रॉप की। क्रॉप मतलब मैं अपने पोजीशंस को लेफ्ट से राइट से रीफ्रेम कर सकता हूं। इन सब का यूज क्यों करते हैं, क्या रीजन होगा, कब हम इन सब चीजों का यूज करेंगे, इसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो होगी ट्यूसडे को। ठीक है, मीनवाइल आप अपनी प्रैक्टिस करिए और एडिट्स को नया क्रिएट करिए, उसमें नए रिदम को डालिए। अगर आप नया म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, उस म्यूजिक के ऊपर शॉट को रखना चाहते हैं, तो भी यू आर फ्री टू यूज दैट। आप एक नया म्यूजिक डाउनलोड करिए और उस म्यूजिक के ऊपर अपने शॉट को एडिट करिए। इंपॉर्टेंट इज एडिट। ठीक है, एनी कंफ्यूजन अभी तक जो हमने आज पढ़ा, हमने आज ट्रांजिशंस के ऊपर पढ़ा, सुनीत के कुछ क्वेरीज को क्लियर किया, और हमने जो है सुपर इम्पोजिंग के बारे में समझा और कैमरा मूवमेंट्स के बारे में जाना। कोई कंफ्यूजन? नो। ओके, सो आई एम टेकिंग इट एज ऑल क्लियर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग की फ्रेमिंग्स के ऊपर जाने वाले हैं। थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम स्प्लिट स्क्रीन, की फ्रेमिंग का मतलब है अब हम स्प्लिट स्क्रीन्स के ऊपर जाने वाले हैं, जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाते हैं और उन दोनों वीडियोस को एक साथ देखना चाहते हैं। ठीक है सर, एक बात, हाँ प्लीज। थोड़ा सा सर, मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें डब्ल्यू और डी कमांड को लेके सर, थोड़ा सा। डब्ल्यू कमांड जो है वो तो इंसर्ट एडिट के लिए है। अगर मैं इस क्लिप को सेलेक्ट करता हूं और जहां पे भी मेरा प्ले हेड है, अगर मैंने इस क्लिप को डब्ल्यू प्रेस किया तो वो उस प्ले हेड पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा क्लिप, राइट। ओके सर। और जो ई कमांड है वो अपेंड एडिट कमांड है, यानी कि जो भी मैंने क्लिप सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली मेरी टाइमलाइन के लास्ट में जाके ही लगेगा, मेरे प्ले हेड पे नहीं लगेगा। मैं अगर ई प्रेस करता हूं तो मेरा प्ले हेड कहीं भी हो, मेरा जो टाइमलाइन जहां जाके खत्म हुआ होगा उसके पीछे जाके वो शॉट लगेगा। सर डी सर, डी से। अच्छा, डी। तो मैंने रिप्लेस एडिट आपको जो बताया है वो बताया कि जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और उसके बाद वो स्टार्ट फ्रॉम रिप्लेस एंड रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट, इस तरीके से बताया है। बट जो मैंने आपको ये तरीका बताया, दैट इज मच बेटर देन डी कमांड। ठीक है, डी कमांड होती है यही इंसर्ट एडिट के लिए ही है, लेकिन इसका यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग कमांड है। ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें करती है, काफी सारे उसके पॉइंट्स को हमें देखना पड़ता है। मैं बताऊंगा जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसका यूजेस कहाँ पे बेटर तरीके से कर पाएंगे हम। ओके सर। ठीक है, बट अभी हम डी कमांड को यूज नहीं करेंगे, इग्नोर इट। डी कमांड इज रिप्लेस एडिट कमांड। रिप्लेस एडिट कमांड जो है वो मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप पे बताया है, दैट इज सेलेक्टिंग एंड रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड फिट टू एंड ऑडिशन। ऑडिशन का भी हम यूज नहीं करते हैं, तो इन्हीं चार ऑप्शंस में से वी ऑलवेज चूज। ओके सर। राइट, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. Good night, take care. Let's meet on Tuesday. Bye गुड bye. नाइट।